हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंट्री किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं, स्टेट नेशन, नेशन स्टेट और नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स लगभग देखने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन रियल में अगर कोई डिफरेंस है इनमें तो क्या है, उन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों कंट्री के ऊपर और देखते हैं कंट्री किसको कहते हैं। तो कंट्री जो वर्ड है ये ज्योग्राफिकल वर्ड है, इसको स्पेशली हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं बच्चों, पीस ऑफ लैंड होना चाहिए जिसका खुद का बाउंड्री हो, पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिटीजन होने चाहिए, क्लियर है। और तीसरा क्या होना चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट। कंट्री किसको कहेंगे, पीस ऑफ लैंड हो, सिटीजन हो, गवर्नमेंट हो। अब ये गवर्नमेंट सोवरेन हो सकती है या नॉन सोवरेन हो सकती है। ठीक है, ये हम समझाएंगे कि इसका मतलब रियल में होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग कि कंट्री किसको कहते हैं, तो आप सबको पता होगा, इंडिया हो सकता है, क्लियर, इंग्लैंड हो गया, और क्या ले सकते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, चाइना, अपना पड़ोसी भाई पाकिस्तान, ETC। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कंट्री के, क्लियर है। अब देखते हैं स्टेट किसको कहते हैं। स्टेट का मतलब पहली बात मैं ये समझा दूं कि यहां पे राज्य नहीं होगा। ठीक है, जो स्टेट आप देखते हो पढ़ते हो वो ज्योग्राफिकल वर्ड है, इसमें ठीक है आता है। जैसे इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स। ठीक है, तो आप वो ज्योग्राफी में पढ़ते हो, अगर वही स्टेट में लिख देता हूं अगर पॉलिटिकल टर्म में तो उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या हुआ, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी कंट्री बच्चों स्टेट तब बनती है जब 4 कंडीशन को फुलफिल करती है। क्लियर है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए स्टेट बनने के लिए, कंडीशन मैं लिख रहा हूं, कंडीशन टू बी अ स्टेट, पहला होना चाहिए कि लैंड होना चाहिए। अगर मैं किसी भी कंट्री का या पीस ऑफ लैंड की बात करता हूं, अगर उसको मैं ये कहने की कोशिश करूं कि वो एक स्टेट है तो उसके पास पहले तो लैंड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए बच्चों पॉपुलेशन, वहां पे लोग रहेंगे ही नहीं तो उस लैंड का क्या काम है, बंजर भूमि हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए, अब वहां पे सरकार तो रहेगी जब लोग आ गए, तो चौथा क्या होना चाहिए बच्चों, सोवर्निटी होनी चाहिए, सोवर्निटी। हाँ, तो यही चीजें हम समझ लेते हैं कि सोवर्निटी का रियल में क्या मतलब होता है। किसी भी कंट्री को हम स्टेट का दर्जा तब देंगे जब उसके पास ये 4 कंडीशन फुलफिल की जाए। पहली बात लैंड हो, दूसरी बात पॉपुलेशन, तीसरी गवर्नमेंट और चौथी सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब सिंपल भाषा में ये समझें तो जो हमारे डिसीजन होंगे, जो सरकार डिसीजन ले रही होगी वो किसी के प्रेशर में नहीं लेगी। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप एग्जांपल लो, इंडिया का अभी जो सरकार है सेंटर में, मोदी गवर्नमेंट, इसको अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये अमेरिका से बातचीत नहीं करने जाता है कि हम ये काम करें कि ना करें। क्लियर है, ना ही इसको कोई भी, जितनी भी कंट्रियां हैं वो इसको फोर्स करती हैं कि नहीं आपको ये काम करना ही है। ये स्वेच्छा से अपने इंटरनल डिसीजन, यानी देश में क्या करना है या फिर देश के बाहर किसी और देश से कैसे संबंध रखने हैं, ये अगर अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं तो बोला जाएगा कि हाँ ये एक स्टेट है। क्लियर है, तो इंडिया एक स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसलिए क्योंकि हम किसी के दबाव में अपने डिसीजन नहीं लेते हैं इंडियंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है चाहे इंटरनल में कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो अपने स्वेच्छा से लेती है। बाहर किसी देश से कैसा संबंध रखना है ये हमारे गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और कंट्री के गवर्नमेंट हम लोगों से आके बोलती है कि आप ऐसा रिलेशनशिप रखो। क्लियर है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री हो लेकिन वो स्टेट ना हो, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आज के टाइम में ये दोनों टर्म का आज के टाइम में इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है लगभग सेम सा हो गया है। इसलिए हो गया है कि जितनी भी आप कंट्रियां देख रहे हो लगभग वो सब स्टेट हो चुकी हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री भी है, स्टेट भी है। ठीक है, कंट्री ये देख लो फॉलो हो रहा है।
और स्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ के जो डिसीजन होते हैं वो हम किसी के प्रेशर में नहीं लेते हैं। चाइना कंट्री है, स्टेट है क्योंकि वो किसी के प्रेशर में डिसीजन नहीं ले रहा है। पाकिस्तान वो भी कंट्री है और क्यों किसी के प्रेशर में तो अपने डिसीजन ले नहीं रहा। श्रीलंका, तो जितने भी आप देख रहे हो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कंट्रियां लगभग सब अपने आप में एक स्टेट हैं, यानी कि उनके जो डिसीजन होते हैं खुद के होते हैं, ना कि किसी और के प्रेशर में वो लोग लेते हैं। क्लियर है, इतना बात याद रखना। स्टेट बोलते हैं, इंडिया को हम पॉलिटी में क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो जो वो 29 स्टेट्स दिख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चों, तो जो 29 स्टेट्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं, इसके अगर नीचे आएंगे तो प्रोविंस बोलते हैं। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस है। ठीक, तो इंडिया में कितने प्रोविंसेस होते हैं, इंडिया में 29 होते हैं, जिनको आप इस ज्योग्राफिकल टर्म में कितने बोलेंगे, इंडिया में 29 स्टेट्स बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि अभी हमने आपको ये बताया कि कोई भी कंट्री अब लगभग स्टेट बन चुकी है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कंट्री और स्टेट में रियल में डिफरेंस कैसे समझ में आ सकता है, वो देखते हैं। क्लियर है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं पहले बोर्ड पे ताकि आपको समझ में आए। अब मैंने स्क्रीन पे एक मैप दिखाया और मैं समझाने वाला हूं कि कंट्री और स्टेट में रियल में अगर कोई डिफरेंस है तो वो हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपके मैप पे 4 कंट्रियां दिख रही होंगी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर है बच्चों, इन चारों कंट्री को मिला करके हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। पहले तो ये समझे, अगर आपने यूके का नाम सुना होगा तो यूनाइटेड किंगडम रियल में किसको कहते हैं ये समझिए। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला के बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिला के बोलते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर है, इतना समझ लिए। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि कंट्री और स्टेट, तो हम क्या इंग्लैंड को कंट्री बोल सकते हैं, बिल्कुल उसकी बाउंड्री है, उसका पीस ऑफ लैंड है, लोग रहते हैं, सरकार भी है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड कंट्री है। स्टेट नहीं है बच्चों, इंग्लैंड स्टेट नहीं है। वेल्स कंट्री है, स्टेट नहीं है। स्कॉटलैंड कंट्री है, स्टेट नहीं है। आयरलैंड कंट्री है, स्टेट नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये लोग स्टेट क्यों नहीं है, क्या अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम, ये सब चारों एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम यूनाइटेड किंगडम है। तो जब ग्रुप बनाओगे तो तुमको दूसरे वाले के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अपने हर डिसीजन को लेने के लिए आज़ाद नहीं है, ये भी अपने हर डिसीजन को लेने के लिए आज़ाद नहीं है। हाँ, अपना देश है, ये अपने देश में सरकार बनाए चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मन करे वही ये डिसीजन ले लेंगे। नहीं, ये जब चारों लोग मीटिंग करेंगे तभी ले पाएंगे। इसका मतलब आप अपने डिसीजन अपने स्वेच्छानुसार नहीं ले पा रहे हैं। साहब इंग्लैंड को डिसीजन लेना है तो वो वेल्स पे भी डिपेंड होंगे, उससे भी बात करेंगे, अगर वो मना करेगा तो फिर नहीं ले पाएंगे। तो हमने क्या समझाया स्टेट में, सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब ये कि आप अपने सारे डिसीजन, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, खुद से लेंगे, कोई और आपके बीच में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं, इसलिए ये लोग स्टेट नहीं है, ये लोग कंट्री हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ बच्चों, ये स्टेट है क्योंकि ये 4 लोग मिल के आ रहे हैं ना, तो इसको तो स्टेट बोलेंगे। ये तो वही 4 लोग मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। क्लियर है, जैसे अब सोच रहे हो कि कौन ऐसे डिसीजन होंगे जो ये लोग अपने नहीं ले पा रहे होंगे अकेले, इन सबको लेना पड़ेगा, मिल के एक साथ बात करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल समझ सकते हो, अगर मान लो इनके अगल बगल में कहीं युद्ध छिड़ गया, ठीक है, तो सपोज करो स्कॉटलैंड के बगल में कोई अटैक कर दिया। क्लियर है, तो अकेले ये नहीं अपनी आर्मी तुरंत भेज देंगे, इन सब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का मुद्दा अब हो गया वो वार। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि रियल में अगर कोई डिफरेंस है कंट्री और स्टेट में तो क्या है। क्लियर है, वैसे तो नॉर्मली अब स्टेट और कंट्री में कोई डिफरेंस खास रहा नहीं। और दूसरी एक डेफिनेशन बताई जाती है बच्चों कंट्री की, वो ये होती है कि जितने भी लिस्ट यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हुई हैं, उनको वो कंट्री का दर्जा देता है। जैसे 195 या 193 हैं तो उनको बोलता है कि वो ये लोग कंट्री हैं, बट रियल में ये बोला जाता है कि 206 कंट्रियाँ एग्जिस्ट करती हैं हमारे अर्थ पे। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेशन की तरफ कि रियली में नेशन किसको कहते हैं। तो बच्चों ये कल्चरल या सोशियोलॉजिकल टर्म है। क्लियर है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं
बच्चों नेशन ग्रुप ऑफ पीपुल को कहा जाता है जो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हों। अब वो कोई भी कॉमन चीज़ उनके अंदर क्या हो सकती है, या तो उनका कल्चर हो सकता है, या तो उनका रिलीजन हो सकता है, या फिर उनका लैंग्वेज, उनका हिस्ट्री, यानी कि जो उनकी इतिहास रही हो पीछे वाली वो सबका सेम रहा हो लगभग, या फिर उनका जो होमलैंड है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं सबका होमलैंड एक जगह पे हो, या फिर उनके जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो लोग एक होंगे। मतलब सपोज दैट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको ये फील होता है कि हम सबके एंसेस्टर एक थे, ठीक है, हम सबके पूर्वज क्या थे, एक थे, तो ये जो फीलिंग आएगी आपके अंदर तो कह सकते हैं कि आप लोगों के अंदर नेशन की फीलिंग है कि नहीं। दूसरी चीज़ बच्चों, इसमें कल्चर की बात हो रही है। सपोज दैट कि हम लोग होली दिवाली सब मना रहे हैं, ठीक, तो ये सब क्या चीज़ें दिखा रही हैं कि हम लोगों का जो कल्चर है वो क्या है, सेम है। तो जब ये फीलिंग आती है तो हम कहेंगे कि क्या है, जो ग्रुप ऑफ पीपुल है ये एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, रिलीजन भी बेसिस हो सकता है कि कोई भी चीज़ इसमें से जो दी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस वजह से ये ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के अंदर कॉमन है सब लोगों में, तो आप ये फील करिए कि हाँ आप नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका रिलीजन सेम हो सकता है, आप गोरे हैं कि काले हैं, इस बेसिस पे भी अपने आप को अलग कर सकते हैं, कुछ ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, आपके इतिहास ऐसा लगता है कि नहीं यार हम लोग तो सब एक ही लैंड से, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, अगर ये फीलिंग है तब भी आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अगर आपको ये अंदर फील होने लगे कि हम यूपी के हैं, हम तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हम यूपी वाले सब लोग एक हैं, तो ये आप क्या कह रहे हैं, नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई बिहार के लोगों को ले लो, अगर वो लोग को ये फीलिंग है अंदर, और अपने आप को ये समझते हैं कि हम सब बिहार के धरती से आते हैं और वो उनका रीजन है एक दूसरे से जुड़ाव होने का, तो वो एक नेशन के लिए ये कह सकते हैं कि वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशन हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब इसमें दो टर्म होते हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद से नेशनलिज्म पे हम लोग आएंगे। बच्चों स्टेट समझ में आ चुका है, लोग होने चाहिए, लैंड होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सोवर्निटी होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन फुलफिल की जाती है तो उसको हम स्टेट कह सकते हैं। क्लियर है। अब इन दोनों को थोड़ा मिला के पढ़ो और देखो क्या बन सकता है। तो दो चीज़ें बन सकती हैं अगर इन दोनों को मिला के पढ़ा जाए तो। दो चीज़ें क्या हो सकती हैं बच्चों, पहला हो सकता है स्टेट नेशन, स्टेट नेशन, और दूसरा हो सकता है नेशन स्टेट। क्लियर है। अब इसमें समझने वाली बात है, केवल मैंने वर्ड्स को इधर उधर कर दिया है लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पहले देखते हैं स्टेट नेशन किसको कहेंगे। क्लियर। स्टेट नेशन का मतलब हुआ बच्चों, एक स्टेट होगा, स्टेट का मतलब फिर वही राज्य नहीं, ये स्टेट जो पॉलिटिकल टर्म में हम बात कर रहे थे, एक स्टेट होगा, उसमें एक नेशन हो सकता है या फिर एक से ज्यादा नेशन हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इंडिया क्या है, एक स्टेट है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं इस चीज को। ठीक है, इंडिया क्या है, एक स्टेट है। अब अगर इसी इंडिया में अलग अलग लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से कनेक्टेड फील करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि बंगाली लोग हैं, तो वो लोग ये लगता है कि हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हम लोगों की सेम है लेकिन उत्तर प्रदेश के लैंग्वेज से अलग है, तो बंगाली लोग क्या करेंगे, अपने लोगों से कनेक्टेड फील करेंगे, तो बंगाली क्या करने लगे, एक नेशन को रिप्रेजेंट करने लगे, क्योंकि वो लोग अपने भाषा के आधार पे अपने आप को एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वैसे यूपी वाले क्या करेंगे, कह देंगे अरे यार हमारा तो भोजपुरी है तो हम सब लोग भोजपुरी बोल रहे हैं तो हम लोग तो बंगाली से अलग हो गए। मराठी क्या करेंगे, वो लोग अपना जो लैंग्वेज है मराठी वो बोल रहे हैं तो उसके वजह से अपने आप को अलग महसूस करेंगे। गुजरात वाले अपने आप को अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तमिल वाले अलग बोल रहे हैं। तो ऐसे देख सकते हो इंडिया एक स्टेट है लेकिन अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके लिए वो मेथड जो है कनेक्टेड होने का, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जो फीलिंग है जुड़े होने का, वो अलग अलग है। क्लियर है। जब अलग अलग हो गई तो अलग अलग वो नेशन बन गए। जब अलग अलग नेशन बन गए तो एक स्टेट में एक नेशन हो या एक से ज़्यादा नेशन हो उसको बोलते हैं स्टेट नेशन। तो इसमें आप चाहें तो इंडिया का एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं
ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट हैविंग वन नेशन। वन नेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर इंडिया को ये बोले कि एक नेशन है तो इसका मतलब पूरे 130 करोड़ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे। और वो कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जो सब कोई कनेक्टेड फील कर रहा है और कॉमन समझ रहा है कि हाँ सबके अंदर वो फीलिंग है। क्लियर है? उस पर बात करते हैं हम लोग बाद में। अभी स्टेट हैविंग वन नेशन और मोर देन वन नेशन, मोर देन वन नेशन, एक से ज्यादा भी नेशन हो सकता है। इसका मतलब एक से ज्यादा ग्रुप होगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहा होगा अलग अलग बेसिस पे। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंडिया का, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इंडिया। क्लियर? ऐसा आप देखने को मिल भी सकता है, आपको देख भी रहे हैं। नेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? एक नेशन होगा, एक से ज्यादा स्टेट हो सकते हैं। इसमें लिखेंगे नेशन हैविंग स्टेट, नेशन हैविंग वन स्टेट, स्टेट वही फिर से ये पॉलिटिकल वाला, वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा हम एग्जांपल समझते हैं बच्चों। नेशन का मतलब क्लियर है? अगर आप ये समझ चुके होंगे तो उम्मीद करता हूँ क्लियर ही होगा, नहीं तो एक बार मैं और बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी कॉमन चीज जिसकी वजह से आप कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे कि आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली चीज। अब उसके बाद से स्टेट आ गया। स्टेट का मतलब ये वाला पॉलिटी वाला। क्लियर है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट में, एक से ज्यादा, वही अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कंट्री समझो, एक से ज्यादा कंट्री में भी रहने वाले लोग एक ही फीलिंग से जुड़े हो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अब ऐसा मत समझ लेना यहां से कोई दुबई कमाने के लिए गया, वहां पहुंचने के बाद उसको फील हो रहा है, या फिर वो तो इंडिया से जुड़ा हुआ है तो बोल देना दुबई और ये इंडिया बन गई नेशन स्टेट, क्योंकि दुबई में रह रहा है वो भी इंडिया से कनेक्टेड हो गया और इंडिया वाला तो है ही उससे कनेक्टेड, बन गया नेशन। वो दोनों मिल गए और स्टेट अलग अलग हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है? तो नेशन हैविंग वन स्टेट, क्लियर है, और मोर देन वन स्टेट। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें बच्चों तो ले सकते हैं बेल्जियम, बेल्जियम एंड कनाडा। इसको ध्यान से देखो, बेल्जियम एंड कनाडा दो स्टेट हैं। देखो बेल्जियम एंड कनाडा दो स्टेट हैं, लेकिन इसको तुम एक नेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों देशों के लोग अपने आप को ये फील करते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम एक ही कॉमन आइडेंटिटी से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं कि क्या इंडिया नेशन है, यानी कि इंडिया एक नेशन है, इस पे बात करते हैं। तो याद करो कोई भी ऐसा टाइम, यहां पे तो देख चुके हो कि इंडिया में अलग अलग नेशन बने हुए हैं और मैं प्रूव भी कर दिया। ठीक है? तो इंडिया एक क्या बन गया, स्टेट नेशन बन गया। क्लियर है? अब तुम अपने तरफ से सोचो, क्या कोई भी ऐसा टाइम आता है इंडिया में जब हम पूरे 130 करोड़ लोग एक फीलिंग के साथ, एक इमोशन के साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं? अगर वो दिन तुमको पता है तो तुम कह सकते हो इंडिया उस दिन एक नेशन है। और सच में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। कहा तो जाता है कि हम एक नेशन हैं, इंडिया को एक नेशन बहुत लोग कहते हैं। ठीक है? तो एग्जाम्पल याद करो, जब क्रिकेट का मैच होता है, ठीक, जब क्रिकेट मैच होता है तो उस दिन कोई भी ऐसा इंसान, सपोज पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडिया के 130 करोड़ लोगों में एक इंसान ऐसा नहीं होता होगा जो चाहता होगा कि इंडिया हार जाए। इसका मतलब सब लोगों का इमोशन क्या था उस दिन, कॉमन था, और वो क्या था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा है और इसको हराना है हम लोगों को। ठीक? तो उस दिन पूरे 130 करोड़ लोग एक साथ एक इमोशन से जुड़े होते हैं, और वो कॉमन इमोशन क्या होता है कि हमको पाकिस्तान को डिफीट करना है। ठीक? तो इंडिया उस दिन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नेशन, और इंडिया क्या है, एक स्टेट है। तो एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हो, इंडिया का भी ले सकते हो। तो देख रहे हो कि मैंने इंडिया को दोनों में रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया। अब तुम समझ लो कि कब इंडिया को नेशन स्टेट कहना है
और कब इंडिया को एक स्टेट नेशन कहना है। और एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का ही, जब किसी और देश से वार छिड़ जाती है, मान लो कि पाकिस्तान से वार छिड़ जाती है, तो तुम ऐसा तो कह नहीं सकते हो अरे कश्मीर में गोलीबारी हो रहा है, हम आराम से सोए पड़े, हमको कोई टेंशन नहीं है। नहीं, उस दिन तुम्हारा इमोशन क्या होता है, हम सब लोग एक हैं और हमको पाकिस्तान को डिफीट करना है। क्लियर? तो ये कॉमन आइडेंटिटी सब लोगों के अंदर आ जाती है, कॉमन इमोशन आ जाता है, जिसके वजह से उस दिन इंडिया क्या लगता है, एक नेशन, मतलब सब पूरे 130 करोड़ लोगों के अंदर एक फीलिंग है। और स्टेट तो है ही इंडिया, तो बोलेंगे नेशन स्टेट। क्लियर है? इसको लिखने का मतलब क्या है बच्चों, ये वन होना चाहिए और ये एक हो या एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये वन होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए, और नेशन एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें मैंने दिखाया इंडिया में एक से ज्यादा नेशन है और इंडिया एक स्टेट है। कैसे एक से ज्यादा नेशन है, इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो फिर अलग अलग नेशन हो जाएगा। अगर कॉमन आइडेंटिटी कैसे रहेगी, जब रिलीजन के बेसिस पे देखोगे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे देखोगे तब भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं हम लोग जिस दिन हमको ये फील होता है कि हमारे अंदर कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, लैंड, ये सब छोड़ के है, तो वो क्या देख पाते हैं, क्रिकेट मैच देख लेते हैं, वॉर छिड़ जाता है। ठीक है? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया, ठीक, उस दिन पूरा इंडिया क्या सोचता है, मान लो मार्स पे भेजना है हम लोग को, चाहे चंद्रयान 2 भेजा गया था, उस दिन पूरा इंडिया ये सोचता है कि ये मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। पूरा 130 करोड़ लोग खुशियां मनाने के लिए इंतजार करते हैं, है कि नहीं? तो उस दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे अंदर वो फीलिंग, वो इमोशन क्या है कि हमारा जो इसरो है वो लॉन्च किया है और हम सक्सेसफुल होने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड हमको देखेगा, है कि नहीं? तो वो उस दिन आप एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आप स्टेट हैं, तो बन गए नेशन स्टेट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों कि नेशनलिज्म क्या होता है। जितना भी टॉपिक हो सकता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने करा दिया, एक ही बच रहा है वो नेशनलिज्म, वो देखते हैं, फिर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेशनलिज्म देख लेते हैं। जो नेशनलिज्म कहता है कि लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशन, नेशन के प्रति जो हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, जो हमारा डिवोशन होता है, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। फिर सवाल वही होगा कि नेशन किसे कहते हैं, तो नेशन कहते हैं बच्चों लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कॉमन आइडेंटिटी के साथ, कॉमन इमोशन के साथ जुड़े हुए हों। अब वो कॉमन आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, उनका रिलीजन, उनका लैंग्वेज, उनका बर्थ प्लेस, उनका लैंड, उनका कलर, उनका कल्चर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो एक एटलीस्ट बहाना होना चाहिए जिसके साथ वो फील करें कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब इसी के प्रति अगर आप लॉयल हैं, यानी कि जब आप एक नेशन का निर्माण करते हैं, जब आप एक ग्रुप में रहते हैं और बोलते हैं कि वी आर द नेशन, तो क्या है, वहां पे आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आप उनके अगेंस्ट में कोई काम करने लगे और फिर भी बोल रहे हैं कि हम नेशन के प्रति लॉयल हैं। ठीक, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो चाहे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हो, हमको उसमें यही देखना है बच्चों कि कौन ऐसी फीलिंग है जिसके वजह से हम सब एक दूसरे को यूनिटी महसूस करते हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड महसूस करते हैं। कौन ऐसा कॉमन चीज है, अगर वो चीज आप उसमें ढूंढने में कामयाब हो गए तो वो चैप्टर आपका समझ लीजिए कि बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट हो सकता है। क्लियर है? कैसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इंडिया, ये चैप्टर ही क्यों लिखा गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसलिए लिखा गया बच्चों कि जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा चीज आया होगा जिसके वजह से पूरे इंडिया के लोगों के अंदर एक फीलिंग आई होगी कि वी आर कनेक्टेड विथ सेम आइडेंटिटी, सेम कॉमन थिंग्स। और वो कॉमन थिंग क्या थी बच्चों? उनका रिलीजन था। रिलीजन नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहुत सारे रिलीजन थे। उनका लैंग्वेज तो मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज, उनका पहनावा भी नहीं था, उनका रिलीजन तक नहीं था, मतलब क्या ऐसी चीज थी जो उनको यूनाइटेड कर दी, उनके अंदर एक फीलिंग भर दी कि नहीं हम सब एक हैं। उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे उत्पन्न हुई? तो क्या हुआ, उस टाइम जो अंग्रेज थे वो सब पे शासन कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि वो देखते थे और बोल देते तुम हिंदू तुमको छोड़ दे, तुम मुसलमान तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो तो सबको मतलब एक तरीके से ट्रीट करते थे। और पूरे इंडियंस
मैं इंडियन बोल रहा हूँ, इन सबको ये फील हो गया कि अरे यार मतलब हम सब का इनेमी केवल एक है, वो है ये इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। तो वो एक कॉमन इमोशन थी जिसके वजह से सारे के सारे लोग क्या हुए, यूनाइटेड हुए। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या आया, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि वी आर वन और हमको कुछ करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, अपने नेशन के लिए, जो सबको एक तरीके से कॉमन समझ रहे हैं। और वो कॉमन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उन सबका इनेमी केवल एक है, ये था कॉमन आइडेंटिटी। ऐसे ही बच्चों अगर यूरोप के नेशनलिज्म में पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, इटली कैसे बना। तो इटली के लोग क्या फील किए होंगे, यही फील किए होंगे कि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ग्रुप जिसको हम बोलेंगे नेशन, और इसको प्रमोट करने के लिए जो फीलिंग आएगी उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, है कि नहीं। तो बस हमको ये देखना है कि यार कौन ऐसी चीज थी जो कॉमन थी, सब लोगों ने उसको पहचाना और अपने आप को अलग कर दिए। तो ऐसे इटली बन गया। जर्मनी कैसे बना, तो वही चीजें हैं कि उनमें देखना होगा कि वो लोग अपने आप को कैसे फील किए कि हम कौन ऐसी चीज है जिसकी वजह से और सब लोगों से अलग हैं। क्लियर है। तो बस वो अपने आप को अलग कर दिए और अपने लिए लड़ाई लड़ने लगे। नेशनलिज्म का मतलब ये है बच्चों, रियल में समझा जाए तो नेशन के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। कुछ भी करने का मतलब ये कि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, किसी भी लैंग्वेज को लेकर के बात करते हैं इंडिया में ही, कि अगर किसी इंसान के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है कि उसका लैंग्वेज बेहतर है, तो दूसरे वाले लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेगा, ना ही उसको कोई वैल्यू देगा, ना कोई तवज्जो देगा। यानी वो हमेशा ये प्रूफ करेगा कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा लैंग्वेज जो है किसी काम का नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही उस टाइम भी होता था। क्लियर है। तो यही सारी चीज़ें थी मुझे इस लेक्चर में समझाना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आगे के चैप्टर में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड आफ्टर दैट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और फिर एक बार कहता हूँ, अब इन दोनों चैप्टर में आपका केवल काम एक ही होगा, कैसे पूरे के पूरे जो लोग होते थे उस टाइम अगर कुछ बनाते थे, अपनी कंट्री बना लिए, चाहे अलग कर दिए एक दूसरे से, तो उनके अंदर कौन ऐसी कॉमन चीज़ थी जो वो लोग अपने आप को फील करते थे कि हम इस वजह से एक हैं। ठीक, अगर वो चीज़ आप पकड़ लिए पूरे चैप्टर में तो आप समझिए कि नेशनलिज्म आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों चैप्टर का। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए।